सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मॉक पेपर 1 के रिगार्डिंग। आप ये सोचेंगे कि भाई ये कौन सा मॉक पेपर जो है इकोनॉमिक्स का आ गया है टर्म 2 का, जिसके रिगार्डिंग हमको नहीं पता है। ऐसा कौन सा मॉक पेपर जो है सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया जिसके बारे में हमें अभी तक जो है नहीं पता चला है। तो मेरे भाई, ये जो मॉक पेपर है ये बनाया हुआ है मेरा मॉक पेपर। जी हाँ गाइज, मैंने आपके लिए जो है कल, वैसे तो ये मॉक पेपर जो है मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो मेरे से जो है जूम ऐप पे लाइव क्लास देते हैं, उनके लिए ये मैंने मॉक पेपर बनाया था। बट मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी, आप सभी स्टूडेंट भी इस मॉक पेपर को जो है सॉल्व करें। इसके अंदर मैंने एक से एक क्वेश्चन दिए हैं, न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, एक से एक न्यूमेरिकल, चाहे वो नेशनल इनकम का हो, चाहे वो राष्ट्रीय आय या रोजगार का निर्धारण का हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, एक से एक तगड़े क्वेश्चन, एक से एक फाड़ू क्वेश्चन हमने जो है इसके अंदर रखे हैं। और आने वाले टाइम में हम ऐसे मॉक पेपर जो है और बनाने वाले हैं टर्म 2 की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप टर्म 2 के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। बट वो तभी होगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बोलेंगे कि सर आपका आइडिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इस तरीके के मॉक पेपर, वो भी हिंदी में वो भी आप इस तरीके के मॉक पेपर जो है और बनाइए, ताकि हम टर्म 2 के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सके। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो है हमारा 200 लाइक्स का। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को 200 लाइक्स पे पहुंचा देते हो, ठीक है, 200 लाइक्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो अगर वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई सबसे पहले तो अभी वीडियो को कर दीजिए पॉज, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप सारे मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसको बनाने में भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, 200 लाइक्स का इसका टारगेट है और एक दिन के अंदर 1000 व्यूज़ इस पर जो है पार करने चाहिए। अगर ये हो जाता है तो मैं आपके लिए अगला जो मॉक पेपर होगा, जो मैं जूम ऐप के लाइव क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा, वो आपको भी देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है और मॉक पेपर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और ये मॉक पेपर आपको किस तरीके से मिल सकता है, किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको जो है बताऊंगा वीडियो के माध्यम में। तो आप जो है वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे को शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है कि भारत के सामान्य निवासी और गैर निवासियों के बीच में जो है अंतर बताइए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है, किसको एक देश का सामान्य निवासी कहा जाता है। तो अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो आपको ये पता होगा। आप लिखेंगे सबसे पहले अर्थ। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे आप बेटा इसके अंदर अर्थ, और अर्थ में ये लिखेंगे कि एक देश का सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो सामान्यतः किसी देश के अंदर निवास करता है और उसकी आर्थिक रुचि जो है ना वो उसी देश के अंदर होती है जिस देश के अंदर वो रह रहा होता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के रिगार्डिंग आप जो है यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया सामान्य निवासी और यहाँ पे आपने लिख दिया गैर निवासी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सबसे पहला तो अर्थ, ठीक है, जो भी अभी मैंने बताया, 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा हो और उसकी जो आर्थिक रुचि है वो उसी देश के अंदर होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरे में यहाँ पे लिख देंगे कि भाई जो भी इस कंडीशन को पूरा नहीं करा, वो जो है जो भी इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, जिसकी आर्थिक रुचि ना तो उस देश के अंदर है और वो उस देश में रहता भी नहीं है, ठीक है, तो वो जो है भाई गैर निवासी कहलाता है। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर आप जो है यहाँ पे क्या लिख देंगे? सबसे पहले पॉइंट के अंदर आप अर्थ लिख देंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर ये लिख देंगे, यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख सकते हैं कि शेष विश्व में भारत का राजदूत, शेष विश्व में भारत का राजदूत, और यहाँ पे लिख देंगे कि भारत में शेष विश्व का राजदूत। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारी जितनी भी एम्बेसीज दूसरे देशों के अंदर है, भारत की जितनी भी एम्बेसीज दूसरे देशों के अंदर है, लाइक अमेरिका के अंदर है, जापान के अंदर है,
तो भाई उस एम्बेसी के अंदर काम करने वाले जितने भी बंदे होंगे वो भारत के सामान्य निवासी हैं। शेष विश्व में भारत का राजदूत, तो दूसरे देशों में जो भारत की एम्बेसीज है उसमें काम करने वाले व्यक्ति हमारे सामान्य निवासी हैं। और भारत में शेष विश्व का जो राजदूत है, जो भारत के अंदर दूसरे देशों की एम्बेसी है उसमें जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं है, वो गैर निवासी हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ये लिख सकते हैं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है लाइक WHO है, IMF है, ठीक है, इसके अंदर काम करने वाला भारतीय वो कौन है, भारत का सामान्य निवासी है। ये आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो। या भारत के अंदर जो ये विदेशी संगठन है WHO, IMF, इसमें भारतीय तो काम कर ही रहे हैं, भारतीय के साथ साथ विदेशी भी काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं। तो वो जो फॉरेनर है वो बेटा गैर निवासी है, वो भारत का सामान्य निवासी नहीं है। जो WHO, जो IF में जो भारतीय काम कर रहा है वो सामान्य निवासी है। तो 2 नंबर का है, 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं बहुत ही ईजिली। अगर एक पॉइंट गलत भी हो गया तो अगला जो आपका सही भी हो जाएगा, गलत की तो वैसे कोई यहाँ पे चांस है नहीं। तो 2 नंबर आप बहुत ईजिली यहाँ पे गेन कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में अंतर बताइए, और 2 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर बेटा मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही लिए हैं, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट वही रखा है जिस तरीके का टर्म 2 के अंदर आपका जो है एग्जाम आना है, ठीक है। तो अब वो कहता है आपसे कि भाई मौद्रिक प्रवाह क्या होता है और वास्तविक प्रवाह जो है क्या होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर के अंदर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको अर्थ, कि भाई जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा का प्रवाह होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। और आप यहाँ पे लिखेंगे जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का और सेवाओं का, जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का और सेवाओं का प्रवाह होता है तो उसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं, ठीक है। पहले में ये लिख देंगे और दूसरे में बना देंगे आप यहाँ पे चित्र आपको जो है कौन सा बनाना है, चित्र आपको जो है मान लीजिए एक है आपका उपभोक्ता और एक है आपका उत्पादक, केवल मौद्रिक वाला बनाना है। इधर केवल मौद्रिक वाला, जैसे कि मान लीजिए उत्पादक ने उपभोक्ता को क्या देता है, कारक आय देता है, ठीक है, कारक सेवाओं के बदले में, और उपभोक्ता उत्पादक को वही पैसा जो है खर्च कर देता है वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर देता है। तो ये मौद्रिक प्रवाह है। वास्तविक के अंदर क्या बनाएंगे, वास्तविक के अंदर मान लीजिए यहाँ पे उपभोक्ता है या उत्पादक है, ठीक है, इसने इसको क्या दिया, इसने इसको जो है कारक सेवाएं दे दी, ठीक है, और उत्पादक इसको क्या देता है, उत्पादक इसको जो है वस्तुएं दे देता है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। 2 नंबर आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे अर्थ और डायग्राम बना के। मौद्रिक में केवल मौद्रिक का बनाना है, वास्तविक में केवल वास्तविक का बनाना है। आपको जो मैंने पढ़ाया है आय का चक्रीय प्रवाह, उसके अंदर दोनों कंबाइंड है, तो दोनों कंबाइंड जो है आपको नहीं बनाने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है भाई बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए अगर MPC 0.8 है और निवेश में वृद्धि 400 करोड़ है। अगर आप बेटा मेरी न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखते हैं तो मैंने उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है कराया है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है बचत में वृद्धि निकालनी है, MPC और वो दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर MPC जो है वो 0.8 है, तो मैं MPS निकाल लूँगा सबसे पहले। तो कैसे, 1 में से MPC को माइनस करके, इतना तो अब आपको पता होना चाहिए, 8-6 वीडियो जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो 0.2 आ जाएगा MPS की, ठीक है। उसके साथ साथ कह रहा है निवेश में वृद्धि कितनी दे रखी है, निवेश में वृद्धि जो है, निवेश में वृद्धि का मतलब है डेल्टा आई, तो ये आपको 800 करोड़ दे रखा है बेटा, ठीक है। और डेल्टा और आपके पास जो है ये भी है 0.2। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले K की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 में MPS। तो यहाँ पे हम K की वैल्यू जब निकालेंगे 1 में 0.2, डेसिमल हटाएंगे 0, तो ये 10 में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो K की वैल्यू जो है ये कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू जो है ये आपकी 5 आ जाएगी। अगेन K का ही फॉर्मूला लगाएंगे, K का फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा Y में डेल्टा I, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 5 आया हुआ है, डेल्टा Y निकाल लेंगे और डेल्टा I की वैल्यू 800 दे रखी है, तो 8 पंजे 40, तो 4000 इज इक्वल टू डेल्टा Y। डेल्टा Y आ गया, डेल्टा I आ गया। अब आप जो है निकाल सकते हैं, कैसे लगाएंगे आप, MPS इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, ये आपका 0.2 है, ठीक है।
और डेल्टा एस मुझे निकालना है, और ये आपका जो है 4000 है। इसको इधर ले आएंगे तो 0.2 4000 इज इक्वल टू डेल्टा एस, डेसिमल हटाएंगे 0, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 1 2, तो 800 इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे बेटा आप, या आप वो वाला लगाना चाहते हो, क्या कहते हैं, अगर ये वाला लगाना चाहते हो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, इससे भी लग जाएगा। ये आपके पास है, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता MPC से। MPC से निकाल लोगे ये, तो इस वाले फॉर्मूले में रख दोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने ये करा रखा है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल की वीडियो में आप देख सकते हैं, छठे वाले पार्ट के अंदर या 5वें में होगा। इसके अलावा इसके और में कहता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, किसी अर्थव्यवस्था का जो बचत फलन है ना वो ये है। तो जो पहले बचत फलन दे रखा है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और पूरा फॉर्मेट मैंने इसका वही बनाया है जिस तरीके का एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और ये हो जाएगा 0.25 और y। तो यहाँ से अगर मैं बचत फलन से इसको कंपेयर करता हूँ, माइनस का s बार प्लस MPSy, तो MPS की वैल्यू यहाँ से मुझे जो इंडिकेट हो रही है वो 0.25 हो रही है। ठीक है, और s बार जो है ये आ जाएगा आपका माइनस का 200। ठीक है जी, तो अब जो है यहाँ से मुझे क्या क्या निकालना है, देखिए कह रहे हैं अर्थव्यवस्था संतुलन में है जब आय 2000 है। अर्थव्यवस्था संतुलन में है जब आय 2000 है। तो बेटा मैंने आपको ये ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया था कि जब आपको बचत फलन दे रखा होता है तो क्या पुट करते हैं, जब उपभोग फलन दे रखा होता है तो क्या पुट करते हैं। तो आपको यहाँ पे पुट करना है S इज इक्वल टू आई। मैंने आपको बता रखा था जब उपभोग दे रखा होता है तो क्या कंडीशन लगाते हैं, जब बचत दे रखा है तो क्या कंडीशन लगाते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल वाली वीडियो नहीं देखी है तो भैया 6 वीडियो बना दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब आप तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। S की वैल्यू रख देंगे पूरी की पूरी, ये रही माइनस का 200 0.25 इज इक्वल टू आई। यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का 200 प्लस 0.25 एंड y की वैल्यू पुट करना चाहते हैं। y की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, कितनी आएगी 2000। ठीक है, इज इक्वल टू आई, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 200 प्लस डेसिमल हटाएंगे यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 दूनी 50। ठीक है, और 500 इज इक्वल टू आई। तो ये हो जाएगा आपका 300 इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300। तो क्या निकालना था आपको, संतुलन पर निवेश व्यय, ये आ चुका है। स्वायत्त उपभोग निकालना है, सी बार निकालना है बेटा आपको। तो बेटा सी बार जो है वो बराबर होता है माइनस के एस बार के। तो अगर ये माइनस का 200 है तो सी बार कितना हो जाएगा, प्लस का 200। सी बार हमेशा पॉजिटिव में रहता है और वो हमेशा नेगेटिव में रहता है। ठीक है, एस बार हमेशा नेगेटिव में, सी बार हमेशा पॉजिटिव में, इस बात का ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ। आई आ गया, सी बार आ गया, कह रहा है निवेश गुणक बता भाई, निवेश गुणक कितना होगा। तो तीसरे पॉइंट में MPS हैगा बेटा आपके पास, तो 1 में MPS, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 में 0.25। अब आई होप आप जो है न्यूमेरिकलों को कर पा रहे होंगे। मैंने आपको बेटा ये हो गया आपका 25 चौक 100, तो K की वैल्यू जो आ गई आपकी, K की वैल्यू जो आ गई, ये आ गई आपकी 4। तो इस तरीके से बेटा आप इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं। गारंटीड है बेटा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा दूसरा क्वेश्चन। तो प्लीज़ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लीजिए, नहीं आते 6 की 6 वीडियो अवेलेबल हैं, देख लीजिए, आप अपने 2 नंबर को कंफर्म कर लीजिए, गारंटीड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि APC और APS 2 प्रचाल हैं, इसमें से किसका मूल्य 1 से अधिक हो सकता है, कारण सहित उत्तर दीजिए। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। 2 टर्म है APC और APS। APC जिसका फॉर्मूला होता है C/y, और तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और APS इसका फॉर्मूला होता है S/y। तो कह रहा है किसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है और क्यों। तो बेटा क्या कंजम्पशन आय से ज़्यादा हो सकती है, हाँ कंजम्पशन आय से ज़्यादा हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ और 2000 रुपये खर्च कर दूँ तो आंसर कितना आएगा 2। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। कैसे हो जाएगा, 1000 रुपये कमा के मैं 2000 रुपये कैसे खर्च कर सकता हूँ। भाई मैं अपनी बचतों का यूज़ कर लूँगा, जो मैंने कोई सेविंग कर रखी होगी पुरानी। लेकिन बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेविंग आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाए।
अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 2000 रुपये सेव नहीं कर सकते बेटा। बचत आय का भाग होती है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू तो 1 से ज़्यादा हो सकती है, इसकी वैल्यू बेटा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू माइनस के इन्फिनिटी से लेके ये कह सकते हो 0.9 तक रहती है, ये कह सकते हो आप इसको, ठीक है। कभी भी एक भी ये नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है, 1 से ज़्यादा तो क्या ही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी आते हैं। एमपीसी एमपीएस, एपीसी एपीएस, दोनों 4 वर्ड है बेटा, 4 में से गारंटीड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी तो बेटा मैंने इसमें आपके पहला मॉक पेपर है ये, इसलिए मैंने थोड़े इसमें से आसान क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको जो है थोड़ा समझ में आ सके। इसके बाद अगला जो मॉक पेपर आएगा, अगर हमारे टारगेट अचीव हो जाता है, अगला जो मॉक पेपर आएगा उसमें आपको इससे भी ज़्यादा तगड़े से तगड़े क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चाहे वो पैसेज वाले क्वेश्चन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका कंपैरिजन वाले टेबल वाले क्वेश्चन हो। और अभी तो जैसे मैंने यहाँ सीधा लिख दिया श्रम बल और श्रम की आपूर्ति में अंतर बताइए, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आया हुआ है बहुत बारी। लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अपने दिमाग की बत्तियां जलानी पड़ेंगी, तब जाके उन क्वेश्चनों को आप जो है अटेंड कर पाएंगे। और वो ऐसा नहीं है कि वो इसका भी आएंगे नहीं, सीबीएसई में ही आए हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से पेपर में और किस साल आया हुआ है। तो अब बात करते हैं श्रम बल और श्रम की आपूर्ति में क्या अंतर होता है। तो ये रोजगार वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, श्रम बल और श्रम की आपूर्ति, इसमें क्या अंतर होता है। देखिए, श्रम बल और श्रम की आपूर्ति के अंदर अगर हम अंतर की बात करते हैं, ठीक है, कार्यबल, श्रम बल और श्रम की आपूर्ति, ये 3 वर्ड है बेटा। इन 3 वर्ड को बहुत ही अच्छे से गोल कर पी जाना है। 5 वर्ड बता रहा हूँ, कार्यबल, श्रम बल, या अच्छे इसमें वर्ड बहुत सारे हैं बेटा, कार्यबल, श्रम बल, श्रम की आपूर्ति, ठीक है। इसके अलावा कार्यबल का अनौपचारिकताकरण, औपचारिकताकरण, जॉबलेस ग्रोथ, ये ऐसे वर्ड हैं बेटा जो एग्जाम में आने ही आने हैं। सहभागिता की दर, ये सब क्या होती हैं, मेन वो है इसका। अब आती है बात इस पे कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रम बल। श्रम बल का मतलब जो है क्या होता है, श्रम बल का मतलब होता है, श्रम बल का मतलब होता है या वो सारे के सारे बंदे जो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, या करने की इच्छा रखते हैं, काम कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, मतलब बेरोजगार हैं तब भी चलेगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप, विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति या पूर्ति भी लिख सकते हो। मतलब कि एक बंदा, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ मैं 10,000 रुपये में 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, 12,000 रुपये में 10 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या है बेटा, विभिन्न मजदूरी दरों पे एक बंदा कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है, वो श्रम की आपूर्ति है। और श्रम बल क्या है कि वो व्यक्ति जो वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक है। दूसरा लिखेंगे श्रम बल के अंदर कि भाई मजदूरी दर से इसका कोई भी संबंध जो है, मजदूरी दर से इसका कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पे लिखेंगे कि भाई मजदूरी दर से जो है इसका संबंध होता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है आप लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखेंगे कि इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे कि श्रम बल जो है, श्रम बल जो है तब बढ़ता है, ये जो है तब बढ़ता है, श्रम बल जो है तब बढ़ता है जब काम करने वाले, भाई ये इन दोनों के बारे में बताता है। तो जब इन दोनों की संख्या बढ़ती है, काम करने वाले बंदे जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में, या काम करने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जब इन दोनों की संख्या बढ़ती है तो ये बढ़ता है। लेकिन ये कब बढ़ेगा बेटा, ये वाला, ये जो है चाहे काम करने वाले लोगों की संख्या स्थिर रहे, अगर काम करने वाले लोगों की संख्या स्थिर रहे, चाहे काम करने वाले हों या इच्छुक हों, ये स्थिर रहे, लेकिन फिर भी श्रम की आपूर्ति जो है, श्रम की पूर्ति या श्रम की आपूर्ति वो बढ़ सकती है। एक बंदा हो सकता है कि पहले 10,000 में 8 घंटे काम कर रहा हो, अब 12,000 में 10 घंटे काम कर रहा हो। तो श्रम की पूर्ति जो है काम करने वाले लोगों की संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। काम करने वाले बंदे चाहे फिक्स हों, फिर भी श्रम की आपूर्ति बढ़ सकती है।
तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप 2 नंबर का है बट मैंने 3 पॉइंट फिर भी आपको बता दिए हैं। उसके बाद कह रहा है आधारिक संरचना जो है वो समृद्धि और विकास की प्रक्रिया में सहयोग देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बेटा, गारंटीड फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है कि आधारिक संरचना और विकास में जो है क्या अंतर होता है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे 2 नंबर का है, तो आप लिखेंगे कि इससे भाई उत्पादकता प्रभावित होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में आधारिक संरचना का योगदान होता है। ठीक है, तीनों क्षेत्रों के अंदर आधारिक संरचना की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हो। और निवेश को प्रेरित करता है, बाजार के आकार को बढ़ाता है, कार्य क्षमता को जो है बढ़ाता है, आउटसोर्सिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो आधारिक संरचना का आर्थिक विकास में क्या योगदान होता है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। 2 नंबर का है, मैंने 5 पॉइंट बता दिए हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप जो है बेटा इसके अंदर कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन में कहता है कि इसमें से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, कारण सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो है कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है परिवार द्वारा खरीदी गई कार, अंतिम वस्तु है, ऐड करेंगे। किसान द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर, अंतिम वस्तु है, ऐड करेंगे। किसान द्वारा खरीदा गया खाद और उर्वरक, ये मध्यवर्ती है, इसको ऐड नहीं करेंगे। और कोविड महामारी के समय दी गई सरकार द्वारा आर्थिक सहायता को ऐड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु के कॉन्सेप्ट से है राष्ट्रीय आय को ऐड किया जाएगा या नहीं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी अभी आपको प्री बोर्ड में देखने के लिए मिले थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है आपके लिए ऐड किया है। तो ये मैंने 6 क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। बाकी अब अगले जो 6 क्वेश्चन है एक साथ तो नहीं करा रहा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बाकी के जो अगले क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। और ये मॉक टेस्ट आपको कैसे मिल सकता है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 9990158317। ठीक है, आप नंबर नोट कर लीजिए, मेरे को बोल दीजिए सर आपने आज जो मॉक टेस्ट कराया है वो हिंदी वाला जो आपने बनाया है, ठीक है, वो मुझे सेंड कर दीजिए, या हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और अब मेरे से लेना चाहते हो वैसे भी ले सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, तभी आपको अगला मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज़ केवल जूम के लाइव क्लास वाले बच्चे ही इसके मज़े ले पाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।